सभी साथियों से अनुरोध है 10 मिनट सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी पहुंच चुके हैं। ये जो आगे हमारे कुछ साथी भाई हैं वो आगे आ जाएं। हमारी माता और बहनें ये साइड में खड़ी हैं, वो अभी गाड़ियों में आई हैं, वो आगे जो ये चेयर हैं उन पर आकर के बैठ जाएं। ये साइड में मेरी दाईं तरफ जितनी भी मेरी माता और बहनें खड़ी हैं वो आगे आकर के चेयर पर बैठ जाएं। ये बाहर बलवंत जी, ये सभी माता और बहनें बाहर साइड में खड़ी हैं, उनको एक बार आगे इस चेयर पर बैठाएं। अब हमारे साथ सभी साथी बड़ी माला से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी आए और अपना संबोधन करें। विधायक जी, पूर्व विधायक। भारत माता की। भैया जितनी भी महिलाएं हैं आकर बैठ जाएं। आदरणीय मान और सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि एक संत जिन्होंने राजनीति के मायने बदल दिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद नवीन जिंदल जी, राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, सांसद जनरल डीपी वत्स जी, जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, चेयरमैन कैलाश भगत जी और सभी मंच पर बैठे नेतागण, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे जिला की टीम और सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तो मेरा धन्यवाद ही करना बनता है क्योंकि आपने हमारे गुलाचीका में आशीर्वाद के रूप में इतना विकास करवाया है कि मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारा गुलाचीका सदा आभारी रहेगा क्योंकि हमारे गुलाचीका में नहरों में पानी नहीं था, आपने नहरों में पानी दिया। शिक्षा में पिछड़ा हुआ था, लड़कियों का कॉलेज दिया, 12 स्कूल अपग्रेड कराए, आपने 11 पावर हाउस दिए, यहाँ 4 लेन बनाई, जितने दफ्तर थे सारे के सारे आपने दफ्तर बनवाए और तो क्या मिट्टी पानी जांच लैब भी दी। तो जो भी चीजें थी, होने वाले जो काम थे, लास्ट सिरे का एक ही तोड़ आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ के आज तक जितने भी विधायक रहे हैं उन सब विधायकों को एक लाइन में कह देता हूँ कि जितना विकास माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से गुलाचीका में 5 साल में करवाए हैं, देश आजादी से आज तक सारे विधायक एक लाइन में खड़े हो जाए, इतना विकास वो नहीं करवा पाए। ये आप लोगों की देन थी, आपका आशीर्वाद था। मैं तो आपका नाम लेके जब भी स्पीच शुरू करता हूं, मैं कहता हूं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आप में खुदा का नूर है। आप एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इतनी नौकरियां दी हरियाणा में बिना पर्ची, बिना खर्ची, जो सोच भी नहीं सकते थे लोग कि
कि हमारे बच्चे भी कभी नौकरी लगेंगे। आपने राजनीति बिल्कुल इतिहास पलट के रख दिया और हरियाणा में लोग बड़ी खुशी से ये आपका इंतजार कर रहे थे। देखो आज इतनी गर्मी के अंदर कब से बैठे हैं, 11 बजे से लोग यहाँ इतने बैठे हैं और लास्ट तक कहां तक लोग बैठे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये सिर्फ आपके वचन सुनने के लिए बैठे हैं और आपका आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हैं। मैं तो एक ही बात करूंगा भाई साथियों, सारे बहुत काम हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की दिशा बदल दी। नवीन जिंदल जैसे एक ऐसे साथी आपके बीच में भेजे हैं जिनको आप शुरू से जानते हैं, जिन्होंने 10 साल पहले कितने कार्य कराए हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, अगर मैं ज्यादा लंबी बात करने लग गया तो समय लग जाएगा। मैं तो एक कहूंगा साथियों, जितने भी मित्र सामने बैठे हैं सारे के सारे माननीय मनोहर लाल जी को हाथ खड़ा करके एक मुट्ठी बंद करके जयकारा लाके ये बताएं कि हम सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में एक कमल के फूल के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं जोर से जयकारा लगाऊंगा और सारे के सारे साथी एकदम जयकारे से जवाब देंगे। भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन लोगों को आपसे उम्मीद है, क्योंकि मैं तो इनको पहले कहा करता हूं कि विकास की असली उड़ान अभी बाकी है, विकास की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। मुख्यमंत्री जी नवीन जिंदल जी को यहाँ एक तरफा जिताएंगे और 2014 की तरह गुला में आपके आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा, ये भी आपको साथ ही साथ विश्वास दिलाते हैं। भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय जनता, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं बड़ी माला से स्वागत सभी साथी। अब मैं स्वागत के क्रम में माननीय थोड़ा सा साथियों से अनुरोध है, आप व्यवस्था बना करके रखें। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी व कुलवंत बाजीगर जी पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी से कि वो विजय संकल्प रैली में यहां पर पहुंचे, गोला के कोने कोने से पहुंचे सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं को हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी। बोलो भारत माता की। क्या थक गए हैं क्या सब लोग? सर आवाज तो ठीक चाहिए भाइयों। भारत माता के, भारत माता के। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व में यहीं से सांसद रहे,
भाई नवीन जिंदल जी अपने इस लोकसभा चुनाव के जो संयोजक हैं, थानेसर से विधायक हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री हैं श्री सुभाष सोधा जी, भाई अशोक गुर्जर जी जो अपने जिले के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व राज्यपाल सदस्य श्री डीपी वत्स जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारे पूर्व विधायक, बहुत मेहनती और जुझारू हमारे साथी श्री गुलवंत बाजीगर जी, पूर्व में चुनाव लड़े और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इनका भी सहयोग पूरा आज की रैली में श्री रवि तारावाली जी, सरदार हरपाल सिंह जी चीका जो इस इलाके के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब कहीं कहीं किसी किसी गांव में इलाके में होती थी तब से हमारे हरपाल चीका जी इस इलाके के काम कर रहे हैं, पूर्व में सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत हमारे बचपन में काम करते हुए जब साथ घूमते थे जसवंत पठानिया जी, और ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं। अभी चेयरमैन हैफेड अभी कैथल में आप रहते हैं और बहुत कर्मठ एक कार्यकर्ता हैं श्री कैलाश भगत जी, श्री नरेंद्र डावला जी विस्तारक हैं। बहुत नाम लिखे हैं मित्रों, लेकिन समय बहुत हो गया है। जैसा हम देख रहे हैं गर्मी का ये मौसम है, इधर मौसम की गर्मी, उधर चुनाव की गर्मी, और इस दोनों गर्मी में जब उत्साह होता है, जब हमारा जोश होता है, तो इस उत्साहवर्धन के साथ हम आगे बढ़ने का अपना संकल्प पूरा करते हैं। मित्रों मेरे परिचय में अपने साथी एक कभी तो मुख्यमंत्री कह रहे थे, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, उलझे हुए से हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा आह्वान करता हूं भाइयों, अब मैं कभी मुख्यमंत्री था, आज ना मैं मुख्यमंत्री हूं, ना मुझे पूर्व मुख्यमंत्री माने, बल्कि मैं तो आपका अपना मनोहर लाल, आपका भाई मनोहर लाल आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, 9.5 साल तक मैंने हरियाणा सरकार के माध्यम से आपकी सेवा की। अभी अपने पूर्व विधायक गुलवंत बाजीगर जी कह रहे थे कि जितने आपके समय में काम हुए शायद इस इलाके में पहले कभी किसी कार्यकाल में काम हुए होंगे। अब ये बात आपको जानकारी है, मैं तो एक लगन लगा करके दिन रात काम करके पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं। मुझे क्या करना क्या नहीं करना पूरे एकदम स्पष्टता से, एकदम साफ तौर पर मुझे लगता था कि जो इलाका हरियाणा का पिछड़ा है उसे मुझे काम करना है। पूर्व की सरकारें अपना अपना इलाका बांध लेती थी कि ये हमारे लिए हरियाणा है, जहां से वो चुनाव के लड़के आते थे वही उनके लिए हरियाणा हो जाता था। किसी के लिए रोहतक होता था, किसी के लिए हिसार था, किसी के लिए सिरसा था, किसी के लिए भिवाड़ी था। लेकिन मनोहर लाल ने चुनाव भले करनाल से लड़ा हो, लेकिन पूरे हरियाणा का एक समान विकास, ये मेरी प्राथमिकता भाई बहनों हमेशा प्राथमिकता रही। इसलिए मित्रों, आपका जो प्यार 9.5 साल मिला है, मैं चाहता हूं कि उसका ऋण उतारा जाओ। अभी मैं हिसाब लगाता हूं तो शायद उसका ब्याज भी नहीं उतार पाया, मूलधन तो बाकी है, मुझे पूरा आपका ऋण उतारना है। और जब ऋण उतारना है तो आज मेरे साथी श्री नवीन जिंदल जी, अब इनको साथी क्यों कह रहा हूं मैं? साथी इसलिए कह रहा हूं कि जैसे यहां से ये लोकसभा का कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, इसी प्रकार करनाल जो 7 की सीट है उससे चुनाव लड़ने के लिए मोदी जी ने मुझे भी कैंडिडेट बनाया है। इसलिए भाइयों बहनों, हम साथ साथ कंधे से कंधा मिला करके आप लोग जब पार्लियामेंट में भेजेंगे तो इस इलाके की आवाज तो उठाएंगे ही, और इस इलाके में विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम है वो करवाने के लिए पार्लियामेंट से हम लेकर के आएंगे। मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं भाई बहनों। मित्रों, पिछले 2-3 दिन से मैं जो घूम रहा हूं, क्योंकि लगातार विधानसभा में जाना हो रहा है,
अपनी लोकसभा में भी घूम रहा हूं, 3-4 दिन से ये मान के चलो कि हरियाणा का एक वातावरण ऐसा बन गया है कि अब हरियाणा की हर लोकसभा सीट ये भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। 4 जून को 10 के 10 कमल लोकसभा के और एक करनाल विधानसभा का 11 के 11 कमल मित्रों हम मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। मित्रों ये निश्चित हो चुका है। 4 चरण चुनाव के हो चुके हैं, अभी हमारा 6ठे चरण में है। 7 में से 4 हो गए, अर्थात आधा चुनाव हमारा बीत चुका है। और इस आधा चुनाव बीतने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि देश में मोदी जी की सरकार बनना तो निश्चित है ही है, कोई उसको रोक नहीं सकता। अब तो आगे जो समय बचा है, इस समय में हम इसको कितना ज्यादा सीटें जीत करके मोदी जी को दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ, एक मजबूत नेता सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए मोदी जी की परिवार ने यानी हम सब ने तय किया है कि सीटें इतनी दे दो दुनिया की आंखें खुली रह जाएं। और इस बार कितनी, इस बार 400 पार सीटें हमको भाइयों करना है। मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि क्यों करना है। आखिर मोदी जी के लिए हम कह सकते हैं जितने काम उन्होंने किए हैं, और जब कांग्रेस वाले भी सुनते हैं बौखलाहट हो जाती है उनको। उन्होंने जो काम 55-60 साल में नहीं किए, मोदी जी ने 10 साल में पूरे कर दिए हैं। मित्रों जब भी कभी कहा जाता है कि गरीब को मकान मिलना चाहिए, जब मकान को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं कांग्रेस के लोग। अंदर किसी के घर में चले जाएं, अगला चाय पूछता है तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां बिजली का लट्टू देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां गैस का सिलेंडर देखते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। वहां बना हुआ अच्छा इज्जत घर शौचालय देखते हैं तब ये परेशान हो जाते हैं। और तो और परिवार के सब लोगों के लिए जब 5 लाख की बीमे की बात बताई जाती है तब कांग्रेस वाले नाराज एकदम परेशान हो जाते हैं। अगर गरीब की जरूरत की सब चीजें मोदी जी ने उपलब्ध करा दी, आज इनको कुछ भी और बोलने के लायक कोई बात नहीं है। और बात तब तो बहुत ही एक विशेष प्रकार की परेशानी हो जाती है कि जब बाहर निकलते हैं और निकलते हुए हमारा जो नागरिक है, गरीब व्यक्ति है, दरवाजे पर कह देता है अच्छा जी राम राम जी कहते ही कांग्रेस वालों के बहुत सांप लौट जाते हैं इनके कलेजे पर। मित्रों ये सारे विषय आज देश में बहुत ही इस प्रकार के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हार के कारण से बौखला गई है। और उस बौखलाहट में बदनामी किस किस ढंग से करते हैं। कभी वो धर्म के नाम पर बदनाम करते हैं, कभी संविधान के नाम पर बदनाम करते हैं, और कभी कहेंगे कि ये जो है संविधान को बदल देंगे अगर ये आएंगे। तो इस नाते से सेनाओं को लेकर के इन्होंने हमको बदनाम किया। 370 के बारे में जब उन्होंने चर्चा की तो ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये कहते थे सिविल वार हो जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा सुबह सुबह मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो 370 का बीज उन्होंने बो रखा था जम्मू कश्मीर में, ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। एकदम 370 खत्म कर दी, जम्मू कश्मीर भी इस देश का अभिन्न अंग बन गया। किसी को खरोंच आई भाइयों? किसी को खरोंच आई क्या? किसी को भी तकलीफ हुई? 500 साल पुराना राम जन्मभूमि का ये विवाद सुप्रीम कोर्ट से हल करा दिया, किसी को खरोंच आई क्या? नहीं आई। इसमें से ताकत पता लगती है मोदी जी की कि देश की पुरानी से पुरानी समस्याओं को हल करने के लिए मोदी जी ने 10 साल जो विचार सामने रखा मजबूती से रखा, दुनिया में अपना स्थान बना लिया। लेकिन भाइयों बहनों मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस के लोग ये बहकाने के लिए आगे आएंगे और आकर के तरह तरह की बातें करेंगे, और तरह तरह की बातों में करने के लिए धोखा, छलावा, झूठ का पुलिंदा इनका घोषणा पत्र, कहेंगे अब ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे। मोदी जी कहते हैं कि मैं कमा के खाना सिखाऊंगा, चाहे हमारा बेरोजगार युवक है उसको हुनर सिखाएंगे, उसको कोई ना कोई स्किलिंग का कोर्स कराएंगे ताकि व्यक्ति अपना कोई धंधा कर सके, काम कर सके, कम से कम 1-2 लाख रुपया साल का कमा सके। हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कभी लखपति दीदी की बात कही उन्होंने, कभी ड्रोन दीदी की बात कही कि इनको बाजार उपलब्ध कराएंगे,
जो अपना सामान बनाएंगे उस सामान को बेच करके अपनी कमाई कर सके, अपने परिवार को पालने में सहयोगी हो सके। और दूसरी तरफ ये जो घोषणा पत्र नाम से जो झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं कि हम मुफ्त में ये चीज देंगे, मुफ्त में वो चीज देंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं मित्रों, हम कमा के खाएं या मुफ्त का खाएं? कौन सी बात आपके माथे को ऊंचा करती है मित्रों? बोलो, कमा के खाना ठीक है या मुफ्त के खाना? कमा के खाना ठीक है। कोई आदमी मुफ्त का खाना नहीं चाहता। हमारे यहां तो गांव में अगर झगड़ा हो जाए दो आदमियों में तो बहस बहस में मालूम है क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे जा जा, कोई तेरे बाप का दिया थोड़े खाता हूं, अपना कमा के खाता हूं। ये कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं नहीं? बोलो, कहते कि नहीं? कहते हैं। व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वो मुफ्त का नहीं खाना चाहता, वो कमा के खाना चाहता है। मोदी जी हर परिवार को, हर व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। जब हर व्यक्ति और हर परिवार ये पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो मित्र हर गांव, हर जिला और हमारा प्रदेश ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये गरीबी की दूर करते हैं, बात करते हैं गरीबी दूर करेंगे। मोदी जी ने 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अपनी गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, जबकि इनकी दादी इनकी वो 1970 में कहती थी क्या, गरीबी हटाओ गरीबी भगाओ। इस नारे पर उन्होंने सरकार बनाई थी। आज तक गरीबी, ये भी 25-30 साल उसके बाद, 70 के बाद भी कम से कम 30 साल राज किया, ये गरीबी दूर नहीं कर सके। आज हमको गारंटी है कि हमारे मोदी जी देश के अंदर इस प्रकार की योजनाएं दे रहे हैं, युवकों को लोन दे रहे हैं, महिलाओं को लोन दे रहे हैं, रेडी फड़ी वाले, गुमचे वाले, उनको भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख उनको भी लोन दिलाते हैं। किसानों को खाते में 6,000 रुपये हर साल डालते हैं। किसानों की फसलें, 14 फसलें हम एमएसपी पर खरीदते हैं मित्रों, 14 फसलें। हमारे कैलाश भगत जी बैठे हैं, एफेड को हमने निर्देश दे रखे हैं, जब भी फसल आती है, सेंटर खरीदे ना खरीदे, एफेड के माध्यम से आप हर फसल को जाकर के खरीदो। अगर हम खरीद नहीं सकते तो हम कई बार भावांतर भरपाई योजना लेके आते हैं कि जो भाव का अंतर है बाजार भाव का और सरकारी भाव का, वो पैसा किसान के खाते में डाल दो ताकि उसको घाटा ना हो। मित्रों, कांग्रेस के झूठ की फैक्ट्री, कैसा कैसा झूठ बोलते हैं। एक कहानी सुना करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। हम कई बार देखते हैं गांव के अंदर भैंसों की चोरी करने वाले गिरोह आ जाते हैं। भैंस चोरी कभी कभी होती है ना गांव, चोरी का पता लग जाए या जब भैंस अपना सिर हिलाए, गर्दन हिलाए, तो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। घंटी इसलिए बांधते हैं कि भैंस किधर जा रही है या भैंस को कोई ले जा रहा है तो पता लग जाए। एक चालाक चोरों का गिरोह वो आया, गांव में घुस गया। कई लोग मिलकर के उन्होंने 2 अपने हिस्से कर लिए अपने गिरोह के। 2 हिस्सों में से तय किया कि एक हिस्सा जाएगा और वो घंटी जो है गाय भैंस के गले में से वो खोल लेगा, अपने साथ ले लेगा। और दूसरा गिरोह चुपचाप भैंस को लेके दूसरे साइड में चल पड़ेगा। घंटी वाला दूसरी साइड में घंटी बजाते हुए दौड़ते हुए जाएंगे। गांव के लोग उठते हैं, जिधर घंटी की आवाज आ रही है उधर दौड़ पड़ते हैं। चोर आगे आगे घंटी लेके दौड़ रहे हैं, आदमी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। थोड़ी दूर के बाद उस घंटी को खेत में फेंक देते हैं। गांव के लोग अंधेरे में जाके घंटी ढूंढते हैं और घंटी देखते, घंटी तो खुली हुई पड़ी है, भैंस तो है नहीं। भैंस दूसरा चोर ले गया, चालाकी से उसने वो गांव के लोग उधर आने नहीं दिया, घंटी दूसरी साइड में ले गए, वो उधर चले गए। तो भाइयों बहनों, इनका जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ घंटी है। आपको घंटी, घोषणाएं जो है घंटी दे करके आपको उसी के पीछे दौड़ा देंगे और उसके बहाने से आपका वोट कैसे लेना है, ऐसे वोट चोर ये लोग वोट की चोरी करके अपने खाते में डलवाते हैं। मित्रों, आप लोगों ने सावधान रहना है, इस प्रकार की चालाकी से बचना है। कभी भी अपने आप को झांसे में नहीं आने देना है। ये अफवाह फैलाई इन्होंने कि जब मोदी जी आएंगे, बल्कि एक और शंका पैदा की कि 272 सीटें चाहिए जीतने के लिए, तो फिर ये 400 क्यों ले रहे हैं? और अपने आप ही उसके बाद छोड़ देते हैं, शुरा छोड़ते हैं कि 400 का मतलब ये है कि आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। अरे हम 400 इसलिए कहते हैं कि इस देश की ताकत एकजुट होकर के रहेगी तो अपने देश में भी काम कर सकेंगे, दुनिया को भी हम बता सकेंगे कितनी मजबूत हमारी सरकार है, कितनी मजबूत सरकार है। कि दुनिया के सामने भी बताना होता है।
केवल सरकार नहीं बनानी होती है, हम एकजुट होकर के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, संकल्प लेने के लिए मोदी जी को एक सशक्त प्रधानमंत्री बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए 400 सीटें चाहिए। मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि जिन्होंने संविधान बनाया था, डॉक्टर अंबेडकर, यदि वो भी दोबारा जन्म लेके आ जाएं और वो कहें कि संविधान बदलना है, संविधान तब भी नहीं बदला जाएगा। ये विश्वास आपको दिलाया था। कैसे कैसे शुरू छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नेता ने कहा कि मोदी जी, क्योंकि उनकी ज्यादा आयु हो गई है और ये खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, किसी दूसरे नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी की अपने घर की बात दूसरे आदमी जनता को बताएं तो जनता को बरगलाने जैसी इससे कोई बड़ी बात हो सकती है। ये जनता को अंदर अफवाह फैला करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो इस लोकतंत्र का अपमान न होने दें मित्रों। एक बात और, कुछ लोग, अब जनतंत्र है, विचार अलग अलग हो सकते हैं, पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, उनके कार्यक्रम अलग हो सकते हैं, चुनाव अलग लड़े, कोई जीते कोई हारे, अलग बात है। लेकिन कुछ लोग इस इलाके में वो विरोध करने का तरीका जबरदस्ती, खिलाफत करने का तरीका आमने सामने का झगड़े और विरोध का तरीका गाली गलौज पर उतर के आना, मित्रों ये लोकतंत्र में कभी भी अच्छा नहीं होता है। लोकतंत्र का ये अपमान है। अगर इस प्रकार का कोई करता भी है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपका दायित्व बनता, ऐसे लोग को आपको जवाब देना चाहिए। और जवाब भी कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं, आपको वोट की ताकत से ऐसे लोगों के खिलाफ जाना चाहिए जो पार्टियां उनको वैसा करने के लिए उकसाती है। और ये उकसाने वाली पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहां कैंडिडेट जो कि आम आदमी पार्टी ने दिया है, तो इसलिए झूठ का बुलंदा सहारा ये आम आदमी पार्टी का नेता कितना बड़ा बन गया, कितना बड़ा घोटालेबाज बन गया। शराब घोटाले के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज, जो अपने आप को ईमानदारी की बात कहते कहते थकता नहीं था, जो अन्ना हजारे जी की कंधों पर बैठ करके और शासन करने के लिए आया, बाद में उसी अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया। उस भावना को धोखा दिया कि देश में आखिर अन्ना हजारे जैसे महात्मा और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। अन्ना हजारे भी आज इनको गालियां देते हैं। अन्ना हजारे के खिलाफ इन्होंने कैसा मोर्चा खोला, इनके लिए शर्म की बात है। इसलिए भाई बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप विचारवान लोग हैं, हर प्रकार का विचार करें, भारत सरकार का विचार करें, हरियाणा सरकार का विचार करें। हरियाणा में नौकरियां बिकती थी मित्रों। 10 साल पहले रेट लगते थे, चपरासी की नौकरी इतने हजार में, क्लर्क की इतने लाख में, और जो कोई क्लास 1 का HCS का करोड़ों तक पहुंच जाते थे। पिछले 9 साल के अंदर इस इलाके में भी नौकरियां मिली होंगी। जरा बताइए, किसी का कोई पैसा लगा? कोई पैसा लगा किसी का? बिना पर्ची, बिना खर्ची ये नौकरियां देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है मित्रों, पहला प्रदेश है। हरियाणा में कोई सोच नहीं सकता था कि इस प्रकार की ईमानदार सरकार आएगी। मित्रों, इनकी घरों की लड़ाई, कांग्रेस की लड़ाई और साथ में आम आदमी पार्टी की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के तो नेता एक एक करके जेल के शिक्षकों के अंदर जा रहे हैं और ब्लेम करने लगे। अभी 2 दिन पहले की तो खबर है कि अपनी ही पार्टी की एक महिला को सीएम के घर में ले जाकर के बेइज्जत किया गया। अपनी पार्टी की महिला को बेइज्जत करते हैं। कांग्रेस के लोग लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं, यानी हमारे यहाँ 2 महीने से हमने एक्सरसाइज की, सारे हमारे कैंडिडेट का चयन हो गया। इनके यहाँ चुनाव शुरू होने से, नामांकन से 3 दिन पहले फैसले होते हैं, 1-1 महीना झगड़े होते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कुर्सी की लड़ाई भयंकर है। टॉप से लेके नीचे तक दिल्ली में मां बेटा वो लड़ रहे हैं और हरियाणा में बापू बेटा, ये अपने आप को पार्टी मान रहे हैं। वहां में मां बेटा की पार्टी, यहाँ बापू बेटा की पार्टी। वहां की लड़ाई प्रधानमंत्री कुर्सी की, यहाँ की लड़ाई मुख्यमंत्री कुर्सी। ये इसी प्रकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा 11 मार्च शाम को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, 12 मार्च को विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, मनोहर लाल तुरंत इस्तीफा देता है, नए अपने मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, 13 तारीख को मतदान, 13 तारीख को विश्वास मत
विधानसभा में पारित हो जाता है और उसी समय मनोहर लाल इस्तीफा दे देता है। अपनी सीट पर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल से चुनाव लड़ाने के लिए ऑफर दे दी जाती है। मित्रों, कांग्रेस में कभी ऐसा संभव है क्या? कांग्रेस में संभव है क्या? कुर्सी पर बैठ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, बहाना भी करेंगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। कुर्सी के साथ अपने आप को फेविकोल लगा के चिपका लेते हैं और कोई धक्के मार के निकाल भी दे उस कुर्सी को कुर्सी से, तो फिर इनके कुर्सी पर बैठने वाले, एक ही कुर्सी पर बैठने वाले दर्जनों लोग हो जाते हैं कि फैसला नहीं कर सकते किसको बैठाएंगे। कभी कभी तो कुर्सी को उठा लेंगे, चारों टांग, चार आदमी, चार ग्रुप पकड़ के खींचने लग जाएंगे, कुर्सी को तोड़ देंगे, किसी को देंगे नहीं। ये कांग्रेस का इतिहास है, ये कांग्रेस का इतिहास है। तो मित्रों, हम तो आपको सजग करने के लिए आए हैं और इसलिए एक मौका आया है। 5 साल के बाद हर 5 साल बाद आता है। अब लोकसभा का है, फिर विधानसभा का आएगा। तो इस लोकसभा के चुनाव में 25 मई को आपने ध्यान रखना है कि आपने अपने यहाँ के प्रत्याशी, और प्रत्याशी के बारे में एक और बात कहूंगा, सेवा भावी, समाज की सेवा करने वाले, केवल यही नहीं, पूरे परिवार के लोग, पूरा परिवार इनका सेवा भावी। तो नवीन जिंदल जी के नाम से कमल के निशान पर ज्यादा से ज्यादा मुहर लगा करके और आप अपनी जिम्मेवारी पूरी करें और 4 जून को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुरुक्षेत्र समेत 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, करनाल की विधानसभा सीट जीते। तो उसी में से एक जो विषय जनता में चल पड़ा है, क्या 25 मई कांग्रेस 25 मई गई, 25 मई कांग्रेस गई, 4 जून आई, भाजपा जनता को भाई, 4 जून आई, भाजपा जनता को भाई। तो मित्रों, इस दायित्व को आप करिए। आज हरियाणा प्रदेश की सभी 90 के 90 विधानसभा सीटों का अभियान, जो रैलियां चल रही हैं, वो संपन्न हो जाएंगी। अभी आज ये 89 यानी 89वीं सीट जिस पर आज रैली का आयोजन हो रहा है, केवल एक रैली अभी जुलाना की बची है। मैं वहां जा रहा हूं। शाम को 5 बजे तक हरियाणा के 90 के 90 विधानसभा सीटों में हमारा सम्मेलन ये पूरे हो जाएंगे और इसके बाद केंद्रीय नेताओं की रैलियां शुरू होंगी। कहीं अमित शाह जी की, कहीं मोदी जी की, कहीं राजनाथ सिंह जी की, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी की, योगी जी की, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी सब आएंगे। बड़े नेताओं की एक दो रैली और होंगी। उन सब रैलियों के लिए जब भी सूचना मिले तुरंत अपने साथियों को, जनता को लेकर वहां पहुंचना और उनका संदेश जरूर सुनना है। और उसके बाद 23 मई को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। 25 मई को पोलिंग, सुबह सुबह उठकर नहा धो करके मतदान के लिए, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, मतदान करें उसके बाद जलपान करें, मतदान ज्यादा करें और भाजपा के हक में करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। अब ज्वाइनिंग के सभी साथियों से अनुरोध है 5 मिनट का और इंतजार करें। सभी साथी अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। 5 कुछ ज्वाइनिंग के कार्य providing drinking water to the people around Hyderabad. And joining me on this hot